जी हां, राजनीति में अविश्वास कुछ ऐसा ही चल रहा है। हरियाणा की राजनीति में आजकल सदन में अविश्वास प्रस्ताव आता है, सबकी धड़कनें तेज होती हैं, लेकिन कमाल की बात है कि बीजेपी जेजेपी की धड़कनें उतनी तेज नहीं होती जितनी होनी चाहिए, क्योंकि मजबूती के साथ उन्हें मालूम था कि उनके विधायक उनके साथ खड़े होंगे। व्हिप जारी किया गया था तो एक फैक्टर उनके पक्ष में था, लेकिन कांग्रेस ये जानती थी कि अविश्वास प्रस्ताव को सदन में रखा गया तो एक संदेश हरियाणा में जाएगा कि हरियाणा में जनता कितना पसंद कर रही है बीजेपी जेजेपी को, कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने रख दिया। उस पर चर्चा भी हुई, मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से कई बातें भी कही, तो विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार को जमकर घेरा है। लेकिन इसका संदेश असल में है क्या? अविश्वास प्रस्ताव के बाद हरियाणा की राजनीति किस ओर अब जा रही है? कृषि कानून का मुद्दा सदन में उठा है, तो कृषि कानूनों पर क्या अब भी बात होगी या ये मुद्दा खत्म हो चुका है? क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा है तो इस पर बात नहीं करनी चाहिए, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस मुद्दे को बार बार उठाएगी? जेजेपी के नेता क्या आप खुले तौर पर आम सभा में जा पाएंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो चर्चा का विषय, इसलिए आज की इस बहस में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए ताकि आपको मालूम हो जाए कि फिलहाल हरियाणा की राजनीति में चल क्या रहा है। आग लगाने वालों को नहीं है इसकी खबर। कहां इसकी खबर है कि रुख हवाओं का बदला तो खाक वो भी हो जाएंगे। ध्यान रखना। हरियाणा की राजनीति में अविश्वास में विश्वास की लड़ाई, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर विपक्ष की सरकार गिराने की बात आई। सीक्रेट वोटिंग कराओ, ये सीक्रेट वोटिंग कराओ, ये व्हिप के द्वारा वोटिंग करा, पता लग जाएगा कौन कहां खड़ा है। सदन में प्रस्ताव पर लंबी बहस भी हुई, सत्ता पक्ष का पक्ष भी लिया गया और विरोध भी हुआ, हंगामा भी हुआ, लंबी चर्चा भी हुई, लेकिन फिर भी हरियाणा की गठबंधन सरकार सत्ता में रहने का भरोसा जीत ही गई। 32 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए हैं और 55 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए। ना पक्ष की जीत हुई, ना पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या? इस राजनीतिक लड़ाई में अब आगे क्या होगा? विपक्ष ने भी दिल की बात कर ली और सरकार ने भी अपनी जीत हर ली, तो दिल्ली की सरहद पर बैठे किसान आंदोलन का समाधान हो गया? क्या विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से किसानों की मांगे पूरी हो गई, या सिर्फ राजनीतिक ड्रामा भर था? जवाब है बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। पहली बात है कि कानून जो है तीनों, मैं निवेदन करता हूं आपसे, एक आग्रह करता हूं कि आप एक रिकॉर्ड बनाइए। आप एक रिकॉर्ड बनाइए लोकतांत्रिक इतिहास का कि हर 6 महीने में आप अविश्वास लेकर के आइए। मैं तो कह रहा हूं हर 6 महीने में लेके आइए, क्योंकि आज तो आप लोगों ने मान लिया है, आज तो आप लोगों ने मान लिया है। वो हुड्डा जी ने भी अपनी बातचीत में शुरू में ही कह दिया था कि आपका बहुमत तो है ही, आप अपने बहुमत के कारण से अपनी बात रखेंगे, हमको मानना पड़ेगा। लेकिन फिर भी नेता प्रतिपक्ष और उनके विधायक मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी सरकार की ओर से दिए गए जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। जनता विश्वास खो चुकी है, वो कैसे हासिल करेंगे? जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है, ये सिद्ध हो गया, क्योंकि जो हमने मुद्दे उठाए थे उनका तसल्ली बख्श कोई जवाब नहीं दे पाई सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कह दिया कि किसी भी सूरत में कानून रद्द नहीं होंगे, लेकिन सरकार संशोधन के लिए हर वक्त तैयार है। कानूनों के बारे में एक एक लाइन में मैं बोलूंगा अगर ज्यादा व्यवधान नहीं हो तो। पहली बात तो ये कि कानून जो है तीनों वो वैकल्पिक हैं, कोई किसी कानून का बंधन नहीं है किसी को मानने का। एक बात, अगर किसी को लगता हो कि जरूरी है मानने, कोई मुझे उसका प्रावधान ला के दे दे, मैं बात करूंगा। दूसरा, हाँ तो सुनो ना, दूसरा हम लोगों ने बार बार कहा है, आगे के लिए कह रहा हूं, मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियां बंद नहीं होंगी। तो ऐसे में सवाल उठता है
कि क्या अविश्वास प्रस्ताव की ये राजनीति हरियाणा के गलियारों की गूंज बदल देगी? क्या सियासत का रुख मोड़ने का दम भरने वाले हरियाणा की राजनीति का माहौल बदल देंगे? सदन में अविश्वास प्रस्ताव तो गिरा ही, साथ ही कांग्रेस का विश्वास भी गिर गया। तो ऐसे में अब विपक्ष नया हथियार कौन सा अख्तियार करेगा? किसानों के दम पर जो सत्ता को हिलाने का दम भर रहे थे, अब विपक्ष में बैठे वो नेता सदन में किस मुद्दे पर बात करेंगे? क्योंकि उनको बेनकाब करने का दावा तो डेप्यूटी सीएम उन्हीं के सामने कर चुके हैं। ये तो वो लोग हैं, जब टीचर इनके दरवाजों पर आई तो सीधी गोली मार के उनकी जान लेने का काम किया। ये तो वो लोग हैं, जब हीरो होंडा के कर्मचारी धरने पर बैठे तो पार्क में पहले उनको घेरा और फिर लाठियों से पीटने का काम किया। ये तो वो लोग हैं, मारुति के अंदर जाकर लाठीचार्ज करने का काम किया। मैं तो एक चीज आपको बताना चाहता हूं, किसान आए, बिल्कुल रिजॉर्ट हुआ, हमने भी किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया। सदन में जो हुआ वो सबने देखा। अभय चौटाला ने भी देखा तो अपने विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाए। ऐसे में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से लेकर सदन के हर सदस्य पर मुखर होकर टिप्पणी की। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी यह विश्वास प्रस्ताव पे बोलते हुए देखा। 22 मिनट का समय उनको मिला था बोलने के लिए। उस 22 मिनट में केवल 8 मिनट उन्होंने किसान की बात करी, किसान आंदोलन की बात करी, और उसमें भी 8 मिनट में भी किसान को कैसे न्याय मिले इस पे चर्चा नहीं। बात करी एमएसपी की, बात करी अपने वक्त के बनाए हुए कानून की, उनमें कैसे आप अमेंडमेंट कर सकते हो उनको लेकर। अब हरियाणा विधानसभा में जो हुआ वो तो पूरे देश ने देख लिया, लेकिन अब जो किसानों ने मोर्चा खोला है उसके बाद सत्ता में बैठी बीजेपी और जेजेपी का क्या होगा? सदन में विश्वास जीत लिया, लेकिन किसानों के बीच पहुंचकर यही विश्वास कैसे जीत पाएंगे? सवाल इसलिए क्योंकि बेशक सरकार में बैठी जेजेपी बीजेपी ने अविश्वास की अग्नि परीक्षा को पास कर लिया हो, लेकिन अभी आंदोलन में शामिल किसानों के गुस्से को शांत करना एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के नतीजे के बाद ही हरियाणा के कई जिलों में किसान यूनियन ने सत्ता पक्ष के नेताओं का विरोध करना शुरू कर दिया है। इस मामले पर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनाई रखी जाए, और ये जो बाइकाट जैसी बातें सत्ता पक्ष के लोगों के लिए की गई हैं, इसके लिए भी उन्होंने अपनी सहमति दी है कि हम इसके हक में नहीं हैं। हमने उनको कहा कि आखिर आंदोलन को समाप्त करने में वो सरकार का सहयोग करे। हमारा अपना परिवार है, किसान भी हमारे हैं, अन्य सब समाज के लोग वो भी हमारे हैं। किसी भी प्रकार से प्रदेश का वातावरण खराब न हो, ये बात हमने अपील के रूप में उनको कही है। तो इस प्रकार से एक सुखद एक घटनाक्रम आज ये हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा जो लाया गया था वो विफल हुआ और सरकार की विजय हुई है। इतनी बात मुझे आपसे कहनी थी। कई लोगों के चेहरे से नकाब हटे। वो लोग जो निरंतर ये कहा करते थे कि काले कानून है, उनने सदन में माना कि ये कानून काले नहीं है। वो लोग जो ये कहा करते थे कि एनडीए केंद्र में कानून लाई, आज सदन में माना कि कॉन्ट्रैक्चुअल भी बोला, एपीएमसी एक्ट भी बोला। और उन लोगों ने कभी विरोध की चर्चा नहीं की। ये चीज भी पूरी तौर पर इस्टेब्लिश होगी कि गांव में जाकर जो विरोध की बात करते हैं वो भी वही लोग हैं जो आज सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। कुल मिलाकर हरियाणा की राजनीति कृषि कानूनों पर आकर अटक गई है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव के बाद हरियाणा का राजनीतिक माहौल बदलेगा? विपक्ष की अगली रणनीति क्या होगी? क्या अविश्वास प्रस्ताव के बाद बीजेपी जेजेपी का गठजोड़ और मजबूत होगा? अविश्वास प्रस्ताव के बाद किसान नेताओं के सरकार के खिलाफ किए गए ऐलान का कोई असर दिखेगा या नहीं? अविश्वास प्रस्ताव के बाद किसानों के बीच पहुंचकर सत्ता पक्ष के नेता कैसे विश्वास जीत पाएंगे? हरियाणा की राजनीति से जुड़े ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।
उनके साथ मिलकर कांग्रेस सत्ता की सीढ़ियों को चढ़ना चाहती है। रिपोर्ट आपने देखी है और ये रिपोर्ट आपको ये बता रही थी कि कौन नेता और किस पार्टी के नेता क्या सोच रहे हैं, सदन में क्या कहा गया है और अब जो भी कहा गया उसका असर धरातल पर हरियाणा की धरती पर और हरियाणा के लोगों और किसानों के बीच क्या होगा, इसी पर हम आज चर्चा करने अब जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक पैनल हमारे साथ इस समय अब मौजूद रहने वाला है, उनका तारुफ, उनका परिचय सबसे पहले, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ेंगे अभी कुछ ही देर बाद वीरेंद्र सिंह चौहान साहब, इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे हम संपर्क करेंगे। और इसके अलावा स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ दुष्यंत सिंह जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप से, इसके अलावा रजत पंजेटा जी प्रवक्ता है इनेलो के, और साथ ही हमारे साथ अजय गुलिया साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं, ये जेजेपी के प्रवक्ता हैं। तो सबसे पहले आज मैं पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछूं या ना पूछूं ये तो अलग बात है, लेकिन मैं सबसे पहले आज दुष्यंत सिंह जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता है उनसे मैं पूछना चाहूंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिरकार जब केंद्रीय स्तर पर आप लगातार सरकार को घेर रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर्स पर आप बैठे हुए हैं, तो आप हरियाणा की सरकार पर दबाव बनाकर हरियाणा की सरकार को बेदखल करना क्यों चाहते हैं? दुष्यंत सिंह सबसे पहले आप बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने किसानों की आवाज़ को आज अपने चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता और हिमाचल प्रदेश, पंजाब की जनता, चंडीगढ़ की जनता तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए हम आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जैसा भी आपने कहा कि हम जो किसान हैं वो पिछले काफ़ी टाइम से दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं और हरियाणा में भी और पंजाब में भी और पूरे भारत में आंदोलनरत हैं, तो हम सरकार को गिराना क्यों चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपसे बात करते हुए मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और वो लोकतंत्र की मर्यादाओं से, लोकतंत्र के जो हमारे प्रावधान है, जो हमारे अनुच्छेद हैं, उनके हिसाब से चलता है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात जो हमारे संविधान में लिखी गई है, जो संविधान का मूल है, वो ये है कि लोक राज जो है वो हमेशा लोक लाज से चलता है। परंतु इस सरकार ने लोक लाज को दरकिनार करते हुए लोगों की, अपने देश की, अपने हरियाणा राज्य के किसानों की, मजदूरों की, आम जन की भावनाओं को एक तरफ रखते हुए लोक लाज को इन्होंने बिल्कुल उठा के कूड़ेदान में पटक दिया और उस लोक लाज को खत्म करने के बाद ही ये लोग लोक राज कर रहे हैं। मैं तो इनसे बोलना चाहता हूं कि इनका तो नैतिकता के आधार पे सरकार को गिर जाना चाहिए और सरकार को जो है नैतिकता के आधार पे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि लोक लाज इनके साथ अब नहीं है। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि पूरा हरियाणा ये कह रहा है कि किसान आंदोलन सफल है, मजबूत है और कृषि कानून सही है या नहीं है? कैसे आप कह सकते हैं? आप हम पूरा हरियाणा इस बात का गवाह है। पूरा हरियाणा हर जगह जहां भी इस मौजूदा सरकार के, बीजेपी के और जजपा के जितने भी इनके एमएलएज हैं या इनका कोई पार्टी के जो वर्कर और कार्यकर्ता है, वो भी अपने गांवों तक में नहीं जा पा रहे, वो अपने किसी भी हलके में जाके अपनी बात तक नहीं रख पा रहे, क्योंकि पूरा हरियाणा के लोग इनका विरोध करते हैं। और जब विरोध करते हैं तो उसका साफ ये विरोध सिर्फ किसान यूनियन कर रही है या आम किसान भी कर रहा है? ये विरोध आम जनता, मैं सिर्फ किसानों के इसमें किसानों के नाम पे यह आंदोलन शुरू जरूर हुआ है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इस आंदोलन में जन जन जुड़ गया है। अब इस आंदोलन में किसानों के साथ मजदूर भी जुड़ गए हैं, मजदूरों के साथ साथ इसमें नौकरी पेशा जो लोग हैं वो भी जुड़ गए हैं और जो आम आदमी लोग हैं वो भी इसमें जुड़ गए हैं। ठीक है दुष्यंत जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप के प्रवक्ता, इनको सुना हमने, पहली प्रतिक्रिया इनकी थी। मैं आपके पास फिर से आऊंगा कुछ सवालों के साथ, लेकिन इसी बीच हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान साहब जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है वो भी जुड़ चुके हैं। आपका चर्चा में स्वागत है वीरेंद्र जी। गुलिया साहब कुछ कहना चाहते हैं? बिना सवाल के आपसे मैं तारुफ लेना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए कमल भाई, मैं एक चीज मानता हूँ, लोकतंत्र में अगर ये लोग हमारे खिलाफ हैं तो भी हम इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि लोकतंत्र इनको इस बात की इजाजत देता है कि ये चुनी हुई सरकार का विरोध कर सके। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, विरोध करो, लेकिन विरोध करो उस सरकार का, उस राजस्थान की सरकार का जो बाजरे का भाव 1100 देती है।
अरे आप उस सरकार का विरोध कर रहे हैं जो 2150 रुपए बाजरे का भाव देती है। आपको अगर इस बात को, राजनीति को दरकिनार करते हुए इस सरकार, किसी भी सरकार का विरोध करना था तो उस सरकार का विरोध होना चाहिए था जो राजस्थान के अंदर बाजरे का 1100 भाव देती है और हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन की सरकार बाजरे का भाव 2150 रुपए तो हमने देती है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला साहब के सदन में विस्तार से भी सुनी है, नहीं। जो आप सरकार का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर यह है सर, नहीं, आप कंपैरिजन कैसे करें कमल भाई, कैसे कंपैरिजन हो? दो सरकारों का कैसे कंपैरिजन हो? एक सरकार चाहती है किसान को उचित दाम मिले। विरोध की जब बात है सर, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपकी जेजेपी के विधायक भी कहते हैं कि आपको तो सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं, हम हरियाणा के, नहीं कमल भाई, हम हरियाणा के विरोध तो आपके और हरियाणा विधायक हमारा, हम हरियाणा के और हरियाणा हमारा, ये लोग हमारे ही लोग हैं। अगर कुछ लोग असहमत हैं तो उनको लोकतांत्रिक अधिकार है। तो वही तो बात है ना सर, वीरेंद्र साहब समझाएंगे कैसे? ठीक है, आप कह रहे हैं कि कृषि कानून भले की बात है, वैकल्पिक है। मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि ऑप्शन आपके पास, आप फायदा ले ना ले, कोई जबरदस्ती नहीं दे रहा आपको कि कानून के साथ आप बंधे, लेकिन सर समझाएंगे कैसे? आज भी हमने देखा कि विरोध हुए, जींद में भी जाम लगाया गया, इसके अलावा पंचकुला में भी किसान इकट्ठा हुए, वहां भी विरोध की एक रणनीति बनाई गई और सड़क पर भी उतरे। अंबाला में भी वीरेंद्र साहब ऐसा हुआ, कैसे समझाएंगे सर? देखिए कमल जी, मैं इस बात को बहुत सरल तरीके से अगर रखूं तो यूं कहा जा सकता है कि गांव में, हम सब गांव के हैं और ये मामला गांव से जुड़ा हुआ है, किसान से जुड़ा हुआ है। गांव में एक गली को पक्का करना हो, थोड़ा चौड़ा करना हो, कोई नाली नहीं बनानी हो, तो 100% उस गली में रहने वाले लोग या उस नाली से जिनका पाला पड़ता है, वो लोग कभी भी उस नाली को कैसे बनाया जाए, ऊंचा करें, नीचा करें, दाएं ले जाए, बाएं ले जाए, गली को कैसे, किस अंदाज में बनाया जाए, 100% सहमति उनमें भी नहीं बनती है। देखिए सर, एक परिवार में, एक मिनट, आपने उदाहरण दिया, उस पे छोटी सी बात कर रहा हूं, मुझे पूरा मटेरियल की बात हो रही है ना, गुणवत्ता की बात हो रही है, उसी सड़क की। मैं ये कह रहा हूं, प्रजातंत्र में सब लोग एक बात पर सहमत हों ऐसा न तो संभव है न आवश्यक है। कुछ लोग हमेशा विरोध करेंगे, कुछ लोग विरोध करें, कुछ लोग समर्थन में हो और वो आपस में विचार बटांदरा, पंजाबी वाले कहते हैं, वो विचार विमर्श करें और फिर आगे बढ़ें। इसी का नाम प्रजातंत्र है। लेकिन सब एकमत हो जाएं, सहमत हो जाएं, ये कभी भी संभव नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है केंद्र में, प्रचंड बहुमत के साथ बनी है। आप कमल जी ये बताइए, क्या सबके सब उनके समर्थन में थे या हैं? नहीं होते ना साहब। अब जो लोग समर्थन में नहीं थे या नहीं है, सर, मान लीजिए जो विरोध में थे वो आंदोलन करने तो नहीं है। छोटी सी बात, आपने गद्दी संभाली, विरोध करने कोई आया वहां पर? आपने शपथ ली, वहां पर विरोध करने आया कोई? मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि प्रजातंत्र में सब लोग सहमत नहीं होते, बहुमत निर्णय करता है और कानून के, संविधान के दायरे में निर्णय करता है। एक बहुमत से चुनी हुई सरकार ने कायदे और संविधान के हिसाब से किसानों के हित में निर्णय लिया। कुछ लोग उससे असहमत हैं। गुलिया जी ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल इस बात से सहमत हूं, उनके बगल में खड़ा हूं कि जो लोग असहमत हैं उनको असहमति का अधिकार है। क्योंकि उनको असहमति का अधिकार है, इसलिए सरकार उनकी सुन भी रही है, उनसे लगातार वार्ता भी की है, उनके कहे अनुसार संशोधन के लिए सरकार ने प्रतिबद्धता भी जताई है। लेकिन यह कौन सा तरीका हुआ कि माईवे और हाईवे, मेरी ही मानिए, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग या किसानों का एक तबका अगर उन कानूनों, एक मिनट, आपकी बारी में बोला, मेरी बात पूरी होने दो। ये बिल्कुल आपकी बारी करेंगे, आप सुनिए जरा। आप जल्दी पूरा एक तबका किसानों का अगर ठीक है कानूनों के खिलाफ है तो कानून, मैं समझ गया। आप कौन सा आपने कहा कि मुट्ठी भर, दुष्यंत जी, मैं आपके सर अभी चर्चा आगे बढ़ेगी। मैं दुष्यंत जी आपने हमेशा किसानों को तबकों में बांट रहे हो। आपको मालूम है सारे देश के किसान खिलाफ नहीं सर, डिबेट की शुरुआत में मालूम है कि सब खिलाफ नहीं। चौहान साहब डिबेट की शुरुआत में चिल्ला नहीं सर। अगर ये खिलाफ है, इस डिबेट को सही तरीके से आगे बढ़ाएंगे सर, और तथ्यों पर बात करेंगे। मुट्ठी भर ये बात, प्रश्न का उत्तर मांग लीजिए सर, मैं आऊंगा दोबारा। क्या जो लोग विरोध कर रहे हैं क्या वही किसान हैं? क्या सारे किसान खिलाफ? ठीक है, मैंने सवाल खुद बड़ा सरल सा मैं उठा रहा हूं। एक प्रतिक्रिया मैं बाल मुकुंद जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद पंडिता साहब भी, उसके बाद फिर हम डिबेट पे अच्छे तरीके से आ पाएंगे। पहली प्रतिक्रिया बाल मुकुंद जी और कुछ मुट्ठी भर लोग और कुछ राजनीतिक लोग जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं,
उनको मालूम था गिरेगा, लेकिन संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इस सरकार तो काम की नहीं है, और ये आपने किया। ये आरोप बीजेपी के, जेजेपी के। बालमुकुंद जी, अब आपका समय शुरू होता है। हेलो जी बालमुकुंद जी। हेलो जी बालमुकुंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कमल, मेरी आवाज आ रही कमल जी आप जी तक? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ जी हाँ, बोलिए सर। देखिए, बहुत प्रजातंत्र का बहुत अच्छा व्याख्यान दोनों प्रवक्ताओं ने किया, बीजेपी के और जेजेपी के प्रवक्ता ने। जी ये दोनों लोगों ने कहा कि असहमति की आवाज भी सुनी जाती है। जी जी बोलिए, सुन पा रहे हैं सर आपको। ये हमारे साथी वो हैं, एक 75 पार कह रहे थे और एक जमुना पार। ये आज ये दोनों यार हैं, इससे बड़ा तो प्रजातंत्र का कोई उदाहरण मिल नहीं सकता। तो मेरे ये निवेदन है दोनों से कि कम से कम प्रजातंत्र की व्याख्या जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, तो फिर आप वार्ता क्यों नहीं करते किसानों से? आप उनको आतंकवादी बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं, कुछ कुछ उनके बारे में शब्द व्यक्त करते हैं, कभी कहते हैं कांग्रेसी लोग हैं। आप उनसे वार्तालाप क्यों नहीं करते? अगर प्रजातंत्र या जमहूरियत में, डेमोक्रेसी स्टेटअप में आपका इतना विश्वास है, तो 100 से ज्यादा किसान वहां बैठे हैं, 200 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं, कि या ये प्रजातंत्र नहीं है? आप लोग विधानसभा में मुख्यमंत्री घड़ियाली आंसू बहा देते हैं और आंसू पूछते हैं, वो जो आदमी शहीद हुए उन पे आंसू बहाए आपने? आप किसी के घर पे गोडा नुआने के लिए गए हैं? और ये गुलिया साहब तो खुद किसान हैं। चलो, बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी है, वो तो अमीरों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, किसानों से उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो साथी है, सहमति हो सकती है। कितना बड़ा झूठ बोलते हो आप टेलीविजन पे बैठ के पंडित जी। सुनिए पंडित जी, इस देश के प्रधानमंत्री समाज के गरीब तबके से आते हैं, तो और आप भाजपा को अमीरों की पार्टी कहते हैं। शर्म नहीं आती आपको इस तरह का झूठ बोलते हुए? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री साधारण किसान परिवारों से आते हैं, और आप यहां झूठ बोलते हो टीवी पे बैठकर। कुछ तो सोचिए ब्रह्मदेव, कुछ तो सोचिए बोलने से पहले। बोलने दीजिए, यही तो संकट है। थोड़ा सुन लेते हैं, थोड़ा सुन लेते हैं। झूठ सच क्या है वो जनता देख रही है, हमें लोग देख रहे हैं। बोलिए बालमुकुंद जी। ये आपका ही साथी दल है, जेजेपी साथी दल आपका, उनको मैंने किसान माना है। ठीक है, तो अगर मैं झूठ बोलने का काम नहीं करता, मानने ना मानने आपकी से हमारी कुछ नहीं विचारों की भिन्नता हो सकती है, किसानों के जो सबसे बड़े हितैषी हम हैं साहब। प्रचारिक है यहाँ खुद ही फैसला ले रहे हैं लोगों के। चौहान साहब की, आप किसानों के हितैषी है, वो नहीं, कांग्रेस इन कांग्रेस लोगों वाले ने भी तो कह रहे हैं, देने वाले जेजेपी वाले कहते हैं, लेकिन इन्होंने वाले क्या सोचते हैं ये भी जानना जरूरी है। पंजेटा साहब की एक प्रतिक्रिया, उसके बाद बेशक आप अपनी आवाज को बीच में रखिएगा। मैं जेजेपी के विधायक ये पार्टी कहते के हैं, मुखिया को धान और गेहूं का अंतर न पता हो, वो पार्टी तो किसानों की। एक मिनट, पंजेटा साहब, और हम हो गए गैर किसान। पंजेटा साहब, आपके जो विधायक रहे थे अब नहीं है, अभय चौटाला साहब किसानों के बीच खूब जा रहे हैं, खूब सम्मान भी मिल रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर कल सदन में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अगर वो मौजूद होते तो अपनी मौजूदगी में कहते ना कि मैं अविश्वास प्रस्ताव के साथ हूं, एक वोट बढ़ जाता, तो अच्छा नहीं होता सर? देखिए कमल जी, अगर अभय सिंह चौटाला जी होते तो ये इतना हल्का काम नहीं करते। अगर उनको अविश्वास प्रस्ताव लेके आना होता तो वो सुनिश्चित करते, वो हरेक, और उनके ऊपर भाजपा के अगर कोई बागी विधायक भी हैं होते, अगर जो भी, अगर देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब से G23 में गए उसके बाद क्रॉस वोटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ठीक अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले G23 में जाके कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहे हैं कि अगर भाजपा के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग करना भी चाहते तो वो हुड्डा साहब के ऊपर विश्वास नहीं करते। क्या पता वो खुद ही सीएम साहब को बता दें भी आपके ये विधायक जो हैं ये आपके खिलाफ वोटिंग करने वाले हैं। अगर हाँ बिल्कुल उनकी कमी खली, मैं आपको ये बात से मानता हूं, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन किसानों की ये मांग थी। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो किसानों ने बार बार, चाहे पंजाब है चाहे हरियाणा है, चाहे हर स्टेट से ये कहा कि राजनीतिक दल कोई भी, हालांकि पूरे देश में, मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे देश में
मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं। पूरे देश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने 19 जुलाई 2020 को अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुला के इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का काम किया। ना केवल प्रस्ताव पारित करने का काम किया, पॉलिटिकल माइलेज के लिए, बिल्कुल राजनीतिक तौर पर फायदे के लिए। आपकी बात कहूंगा, पॉलिटिकल माइलेज वो लोग लेते हैं, हुड्डा साहब जैसे, बबली जैसे, जो बयान तो देंगे लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी से चिपके रहेंगे वो लोग। वो राजनीति करनी होती है तो वो विधानसभा से मेंबरशिप नहीं छोड़ना चाहते अपनी। वो दिल्ली में बैठी कोटियां राज्यसभा की दीपेंद्र हुड्डा नहीं छोड़ना चाहते, हुड्डा साहब अपनी चंडीगढ़ की कोठी नहीं छोड़ना चाहते। ये राजनीति को लात मारने का काम अभय सिंह जी ने किया, क्योंकि किसानों ने कहा और उन्होंने बार बार कहा मुझे सम्मान नहीं चाहिए, तीनों काले कानून वापस हो जाएं। अब मैं बात आना चाहता हूं, अभी भाजपा के प्रवक्ता हमारे वीरेंद्र चौहान जी ने कहा कि प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि सभी लोग एक बात से सहमत नहीं होते। वो बात पहली बारी जजपा में और भाजपा में देखने को मिली। ठीक है, दुष्यंत चौटाला बार बार ये कहते हैं जब तक मैं हूं आपको एमएसपी मिलती रहेगी। हालांकि ये जो मैंने पूरे के पूरे तीनों बिल पढ़ लिए हैं, इनमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि दुष्यंत चौटाला का नाम कहीं नहीं है कि अगर वो कहें जब तक वो है तब तक एमएसपी रहेगी। अच्छा, और इसी पे और प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं कि एमएसपी जो है वो बहुत घातक है, एमएसपी से आने से किसानों का नुकसान होगा। किसने पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा, बिल्कुल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा एमएसपी नुकसान होगा। एक मिनट पहले मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। उन्होंने कहा एमएसपी आने से हरियाणा को नुकसान होगा, किसानों को नुकसान होगा। पहले तो यही क्लियर कर लें आपस में कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बोला, ठीक बोल रहे हैं या खट्टर साहब बोल रहे हैं। मैं इसका जवाब चौहान साहब से लूंगा। एक बात और नहीं, एक बात और कही है चौहान साहब ने थोड़ा जल्दी कि, और बार बार मुख्यमंत्री ने भी कही है और प्रदेश मतलब देश के प्रधानमंत्री ने भी कही है, कृषि मंत्री ने भी कही है कि तीनों कानून जो है ये वैकल्पिक हैं। आप मानते हैं ये बात? सबने ऑन रिकॉर्ड कही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर स्टॉक लिमिट हटाना वैकल्पिक है क्या नहीं? जवाब दूंगा सर, चौहान साहब जवाब दीजिए इस बात का, कैसे वैकल्पिक है? एक छोटा सा ब्रेक। बहुत अहम सवाल उठाया गया है कि वैकल्पिक है कि नहीं है, या गुमराह किया जा रहा है, या कांग्रेस गुमराह करे किसानों को। इस पर हम आएंगे और तीखी नोकझोंक हो सकती है, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन तथ्यों पर, फैक्ट्स पर बात करेंगे। चर्चा कर रहे हैं कि क्या अविश्वास प्रस्ताव के बाद हरियाणा की राजनीति में भी अविश्वास पैदा हो गया है। तो चौहान साहब आपसे जवाब लेना चाहेंगे। इनेलो के प्रवक्ता ने सीधे सीधे कहा कि मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं एमएसपी पर कानून आता है तो उससे नुकसान ही होगा। देखिए, कुल मिलाकर के पूरे का पूरा आंदोलन और आंदोलन के ऊपर हो रही किसान के नाम पर राजनीति, वो भ्रमों पर, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर, झूठे भय पैदा करने पर टिकी हुई है। मसलन ये कहा गया, किसान को जाकर आप आज भी कहेंगे या मुझे भी कहेंगे, मैं किसान का बेटा हूं, कि भाई ये कानून बन के थारी धरती तो मोदी ने फलाने तक दे दी। अब अगर ये किसी किसान को कहा जाएगा भाई साहब वो मुठ्ठियां भी भींचेगा, वो लठ भी उठाएगा, वो तलवार भी उठा सकता है। किसान 1 इंच भूमि अपने पड़ोसी को नहीं देने देता, एक कसी नहीं मारने दे पड़ोसी ने डोल के, ये हकीकत है ना। इन्होंने कहा कि जमीन चली गई, ਤੁਹਾਡੀ जमीन ते मोदी ने दे दी, किसी को दी क्या, किसी ने ली क्या? 1 इंच भूमि किसी किसान की कहीं गई नहीं। ठीक वैसे जैसे CAA के कानून के समय सोनिया गांधी बाकायदा मंच से कह रही थी प्रलय आ गई, उठ खड़े हो, सारे मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। कानून बन गया, लागू हो गया, एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। ठीक उसी तरह के भ्रम एक के बाद एक आंदोलन करने वाले मित्र वो फैला रहे हैं, किसानों को गुमराह करने पे लगे हुए हैं। इसी तरह के भ्रम एमएसपी को लेकर और मंडी को लेकर फैलाए गए। मसलन ये कहा जाना, सचमुच कल आपके चैनल पर इसी आपकी उपस्थिति में यह कहा गया कि एमएसपी खत्म कर दिया इस सरकार ने। सरेआम पढ़े लिखे कांग्रेस के प्रवक्ता ने, जो कि एडवोकेट हैं पेशे से, सब कुछ जानते हुए ये कहा कि एमएसपी खत्म हो गया। ठीक है, किसान को ये कह रहे हैं कि मंडी तो अड्डी खत्म हो गई। मैं गांव गया, मैं गांव गया, किसान से पूछा बाबा ताऊ चाचा मंडी खत्म होगी के? बोले ना भाई बेच काए, हाँ एमएसपी खत्म हो गया के? ना भाई वही का वही है। आपका पॉइंट है, मैं इनका उत्तर दे दूं। आपका पॉइंट में समझ एक बात स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं कि एमएसपी की जो वर्तमान व्यवस्था है वो जैसे थी उसको हमने छुआ नहीं, वो वैसी की वैसी रहेगी। एक छोटा सा प्रश्न है, जो हमारे मित्र एमएसपी पर कानून को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रहे हैं, जिद कर रहे हैं, खासतौर पे कांग्रेसी जो कि सबसे ज्यादा सत्ता में रहे हैं, उनसे आप सिर्फ ये पूछ लीजिए कि हे भले मानसो, हम इतने दिन तक राज में थे, हमने यूम एमएसपी की गारंटी का कानून क्यों नहीं बनाया? ठीक है बाल मुकुंद जी, सीधे आपसे सवाल, और हरियाणा की जनता भी जानना चाहती होगी कि एमएसपी पर गारंटी का कानून आप तो ला सकते थे,
आपकी सरकार तो लंबे समय तक रही है, ज्यादा अनुभव तो आपको है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप लाए, दुष्यंत चौटाला सदन में खुद कहते हैं बेनकाब हो गए आपके नेता, आपके विधायक नेता प्रतिपक्ष ये भी खुले तौर पर कहते हैं। तो सर आपका जवाब इस पर कि आप भ्रमित कर रहे हैं हरियाणा की जनता को और किसानों को और अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आप सत्ता में आ जाए एक दिन। सबसे बड़े किसकी जमीन चली गई, ठीक है, कौन सी मैं जवाब मंडी दे- बंद हो मैं गई, जवाब दे रहा हूं सर। और आपने कानून पंडित जी क्यों नहीं बनाया? मैंने तो 20 बार ठीक है। पूछ लिया आपसे, मैं आज तक आपने जवाब बताया दे रहे नहीं। हैं, जवाब दे रहे हैं। दुष्यंत जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा सीधा। देखिए, कांग्रेस से नीतिगत फैसलों पर और जनता की मांग पर जिस समय जो जो जरूरत पड़ी कांग्रेस ने किया, और आज परमपिता परमात्मा की कृपा से और कांग्रेस की नीतियों के कारण आज आबाद है मेरा हिंदुस्तान, मेरा देश पूरे विश्व में। हमने जो जो जिस समय जो महसूस किया, चाहे वो एपीएमसी एक्ट हम लेके आए हो, चाहे हमने दूसरी सुविधाएं प्रदान की हो, हरित क्रांति लेके आए हो, सफेद क्रांति लेके आए हो, किसान और किसानी की खुशहाली के लिए देश की आजादी से आज तक जो किया, जो हमसे बन पाया हमने किया, उसी का चरितार्थ परिणाम यह हुआ कि हम अनाज का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगे। जो देश आजादी के बाद तक हमारे पास खाने के लिए किसान खुशहाल आप मानते हैं? पड़ता था, व्रत रखना पड़ता था, आज आयात किसान करना खुशहाल पड़ता है था, सर? वो हम एक्सपोर्ट की कैटेगरी में है। बिल्कुल, सुनिए ना पहले बात, देखिए बात, अब कुछ प्रश्न किसान उठते हैं तो खुशहाल पूछने का मन तो करता है किसान सर इस बीच बात में की भी। मांग कर रहा है हाँ। कि हमारी एक आप खुशहाली इतिहास में छीन ना चले जाए। जाएंगे, फिर ये भी इतिहास में चले जाएंगे, फिर आप आजादी मैं की पूछ बात लीजिए, करेंगे। मैं बताता हूँ मेरी मैं वर्तमान में रहे सर। किसानों की देखिए- मासिक जो एवरेज आय है ना वो 85 देखिए क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप ये बताइए, जिन लोगों ने नखून तक नहीं कटवाया वो आज इस देश का मोल करते हैं, वो लोग हमें देश का गद्दार बताते हैं। जिन्होंने सारा देश बेच दिया, जिन्होंने सारा देश बेच दिया, वो आज देशभक्त बने फिर रहे हैं। सुनिए, जी जो जी अभी बोल रहे हैं वो कुछ कहना चाहते हैं, वो दुष्यंत जो कि प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन चुड़ोनी ग्रुप के, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आप भी सत्ता में रहे और आप विपक्ष में भी हैं, पूछे दुष्यंत जी। मेरा सवाल, जो अभी मौजूदा सत्ता में बीजेपी की सरकार, जेजेपी की सरकार और ये है, और जो पहले विपक्ष में। कांग्रेस की सरकार रही और वो अभी विपक्ष में है, मैं उन सबसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारा सवाल उन सबसे है कि बीजेपी की भी सरकारें बहुत से राज्यों में है और बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, कांग्रेस की सरकारें भी बहुत से राज्यों में है अभी भी। जब ये अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो इन्होंने ढोंग कांग्रेस ने किया, और हम इसको ढोंग ही कहेंगे क्योंकि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें भी हैं वहां पे भी कांग्रेस की सरकार संविधान की बातें कर रहे हैं। संविधान उनको अधिकार देता है आर्टिकल 254(2) के अंदर कि वो अगर सेंटर ने कोई कानून कंकरेंट लिस्ट में बना दिया, उस कानून के अगेंस्ट वो कानून बना सकती हैं। अब ये कहेंगे कि हमारी कांग्रेस की पंजाब की सरकार ने कानून बना दिया, ये कानून जो उन्होंने बनाया इसके लिए लगता है प्रेसिडेंट की एसेंट। उस कानून को पास होने में, उस कानून को लागू होने में प्रेसिडेंट की एसेंट लगती है। उन्होंने जानबूझ के यह रास्ता चुना, जबकि उनके पास एक रास्ता और था। ये सारा रास्ता बीजेपी की सरकारों के पास भी है राज्य की, और कांग्रेस की सरकारों के पास भी है, या किसी भी राज्य में अगर किसी अन्य पार्टी की भी सरकार है उनके पास भी ये जो है, उनके पास भी राइट, उनके पास भी अधिकार है। वो क्या कर सकते हैं, स्टेट का जो सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर जो है संविधान के अंदर स्टेट का सब्जेक्ट है, वो स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर एमएसपी का कानून बना सकते हैं। और अगर वो उस पर एमएसपी का कानून अपने राज्य में बना देते हैं तो वो कानून सरकार के, जो केंद्र सरकार के 3 कानून है, वो उनके खिलाफ नहीं होगा। जब वो उनके खिलाफ नहीं होगा तो उसकी कानून की वैलिडिटी रहेगी। परंतु किसी ने भी बनाया, क्या किसी ने भी, क्या किसी, मैं चौहान साहब बस एक बात बोल के अपनी बात पूरी करूंगा। किसी भी सरकार ने, ना बीजेपी की सरकार ने राज्य ने किसी ने, ना किसी कांग्रेस की सरकार ने, वो एमएसपी का कानून, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो वो क्यों एमएसपी का कानून अपने राज्य में नहीं बनाते? वो क्यों एक ऐसा रास्ता, वो क्यों एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जिसका कांग्रेसी सरकार को भी पता है कि वो प्रेसिडेंट के पास जाके फंस जाएगा। जानबूझ के ड्रामा कर रहे हैं कि किसान जो अभी इनके खिलाफ हो गए हैं, उस सारे किसानों को बीजेपी अपने हिसाब से उसको ड्रामा कर रही है, और कांग्रेस इसको अपने हिसाब से ड्रामा करके अविश्वास प्रस्ताव पास लेके आके उल्टी सीधे काम करके ये कह रहा हूं, अपने हक में करने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित जी, मैं किसान के घर में पैदा हुआ, किसान का बेटा वीरेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, आपसे ये पूछना चाह रहा हूं
कि हे ब्रह्मदेव, अगर आपने इतनी खुशहाली किसान के लिए ला दी थी, इतने बढ़िया अपने कानून और प्रावधान कर रखे थे कि किसान निहाल हो गया था, तो ये लाखों आत्महत्याएं आपके शासनकाल में किसानों की देश भर में क्यों हुई? और जो अभी हमारे भाकियों के प्रतिनिधि कह रहे थे कि किसान की प्रति जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी कम है, उसके आंकड़े लेकर के वो बैठे हुए। भाई साहब, इस दुर्गति के लिए सवाल तो आपको उत्तरदायी कौन है? लेकिन जवाब दीजिए। विपक्ष से सवाल सत्ता पक्ष कर रहा है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने गजब ढा रखा था, गुंडे खा रखे थे और किसान मरे पड़े? सब हो गया। बालमुकुंद जी, छोटा सा जवाब, उसके बाद पंजेटा साहब के पास आऊंगा और गुलिया जी के पास भी। कमल जी, मैं ये हमारे साथी प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, जेजेपी के प्रवक्ता और किसान यूनियन वाले भी जी, ये तीनों मिलकर ये बता दें 2014 चलो कम से कम आप ये तो मानते हैं कि हम किसानों के साथ मिले हुए हैं। कमी बता दे इस देश में क्या नहीं था। क्या नहीं था मतलब? किसान क्यों मरे? सिंपल सवाल। नहीं, आप ये किसानों की आत्महत्या क्यों हुई? सिंपल सवाल। किसान की दुर्गति क्यों हुई? बता दीजिए। क्यों लूटा? आप इधर मेरी बात सुनिए, बात कर मेरे भी कमल क्यों लूटा? जी बात सुनिए। ठीक है, ठीक है, हमारे पास सुनिए, हम भी जवाब देंगे। आप ये बता दो कि अच्छे कानून बनाने वाली कांग्रेस साहब, वो हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं, थोड़ी दिक्कत होती है। बोलिए बालमुकुंद जी, जल्दी जवाब पूरा कीजिए सर। हाँ बोलिए। पहले मेरी बात सुनिए। क्या हमारे पास परमाणु बम नहीं है? क्या हमारे पास अंतरिक्ष में हमने यात्री नहीं भेजे? क्या हमारे पास किसी तरीके की सैन्य कमी जीत जी? क्या किसानों के लिए हम आदमी लेके आए? क्या बैंकिंग प्रणाली मजबूत नहीं की? हमारे इसमें कमी क्या थी? हमने तो इस देश को इतना साधन आपने ये एयरपोर्ट आपने बेचे, LIC आपने किसानों की बात हो रही है, अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है। आप जिस बिना पर अविश्वास प्रस्ताव लाए, क्या जस्टिफाई कर पाएंगे? अच्छा सर, सर मैं आपसे पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल करेगा सर, वो अलग विषय, वो अलग विषय सर। हमने इस देश को हमारा देश सबसे आगे है, दुनिया में सबसे आगे है, ये तो सभी मानेंगे यहाँ बैठे हुए भी। हम सब इस बात में आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ आपके। लेकिन किसान की आत्महत्याएं क्यों हुई आपके राज्य में? और आप इतने अच्छे थे, आपके कानून इतने अच्छे थे, ठीक है, क्यों बैठा? गुलिया साहब कुछ कहना चाहते हैं बीच में। गुलिया साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे माननीय ऐसे बोल रहे हैं जैसे बीजेपी के शासन में किसानों की आत्महत्या कर रहे हैं। हम किसी का बचाव नहीं उनका बचाव क्यों कर रहे हो? जनता के हक में नहीं बैठे, हम बैठे हैं किसानों के हक में, अपने हरियाणा में बैठे हुए हम यहाँ बचाव में नहीं बैठे। सवाल जी को समझ नहीं आ रहा, जो हमें देख पा रहे हैं सर, प्लीज उनके लिए तो कम से कम उनको समझ नहीं आता, चिल्लाने को समझ नहीं आता। गुलिया जी बोलिए, कोई भी कांग्रेस मैं गुलिया जी को बोलने का मौका दे रहा हूँ। गुलिया जी बोलिए। दुष्यंत जी ऐसे मत कीजिए सर। देखिए बालमुकुंद जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। मेरे विद्वान कांग्रेस से क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, बीजेपी से पूछ सकते हैं, मेरे विद्वान से पूछ सकते हैं। मेरे विद्वान भाई हैं, मेरे विद्वान नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरे विद्वान भाई है, मैं इनके बीच में तो नहीं बोला। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जब किसान इतना खुशहाल था तो हुड्डा साहब को अपने काल के दौरान मंडियां समाप्त करने की सिफारिश क्यों करनी पड़ी? हुड्डा साहब ने ये सारे कानून बनाने के लिए खुद अनुशंसा करी, उनके द्वारा लिखित ये ड्राफ्ट हुड्डा साहब ने ये सारी सिफारिशें करी। मैं पूछना चाह रहा हूँ, हमारे जहाज में तो जीरी जहाज में गई और विधानसभा में गई और जमीन, मैं उस बादली विधानसभा क्षेत्र से आता हूं जहां 22 लाख रुपए प्रति एकड़ की जमीन खरीद करके बड़ी बड़ी कंपनियों को 2.5 करोड़ में 2 करोड़ रुपए में देने का काम किया कांग्रेस की सरकार ने। क्या वो 2 करोड़ रुपए पाने का अधिकार किसान को नहीं था? क्या वो 2 करोड़ रुपए किसान की नहीं बिकनी चाहिए? मैं चाहता हूँ एक और मुद्दे पर बात हो सर, यहाँ पर एक और मुद्दे पर बात हो। वो बात ये है, SEZ बना, आप ये बताइए, इसके नाम पर किसानों को ठगा गया, SEZ बना। एक अहम मुद्दा छूट जाएगा और वो मुद्दा ये है पंजेटा साहब कि आप क्या इसके पक्ष में? पंजेटा साहब को मैं डिबेट में लाना चाहूंगा, आप काफी देर से जो बैठे हैं कुछ कहना चाहते हैं ये भी।
इनेलो के प्रवक्ता पंजेटा साहब, ये बताइए आप कि जो अब बायकॉट करने की बातें कही जा रही है भारतीय किसान यूनियन के नेताओं की ओर से या कुछ किसानों की ओर से, और चौहान साहब तो मुट्ठी भर किसान कह रहे हैं कि वो विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप सही मानते हैं इसको कि सत्ता पक्ष में कोई और उसका जनप्रतिनिधि है और जनता ने उसे चुना, उसका बायकॉट करे, उसका रास्ता रोके, काले झंडे दिखाए? क्या ये लोकतंत्र में ठीक बात समझते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कमल जी। लोकतंत्र के अंदर किसान को इस हद तक उसको विवश कर देना कि वो अपनी जान तक दे दे। 283 का आंकड़ा कल तक का मेरे पास है, जबकि सरकारी आंकड़ा 68 का है। ठीक है, 283 लोगों की अब जान जा चुकी है, शहादत दे चुके हैं वो लोग। वो कारण चाहे जो भी हो, वो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अभय सिंह चौटाला जी ने एक बात बहुत अच्छी करी आज प्रेस वार्ता के अंदर, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि जब शोक प्रस्ताव विधानसभा में चुन के आऊंगा तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि विधानसभा की कार्रवाई तब चलेगी जब सारे के सारे किसानों का नाम शोक प्रस्ताव के अंदर विधानसभा में लिया जाएगा, तब यह विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। अब मैं आपके मुद्दे में बात आता हूं कि प्रतिनिधियों का विरोध, जब कोई बात नहीं सुन रहा, इतने लोगों की जान चली गई, मतलब जान चली गई एक मामूली बात हो गई, और विरोध हो गया जनप्रतिनिधि का, वो आपके लिए बड़ी बात हो गई। इस ये दोहरी, देखिए, वो उन्हीं लोगों की वजह से चुन के आज विधानसभा में बैठे हैं। चाहे आज मैंने विरोध देखा अम्बाला में असीम गोयल जी का हूं, ठीक है, चाहे अब मैं जजपा के जो विधायक हैं, कम से कम वो उनको ऐसी बयानबाजी तो नहीं करनी चाहिए ना कि वो किसानों के साथ हैं, इस्तीफा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे आप लोग दोगलापन ना कीजिए, ठीक है, या तो इस्तीफा दे दीजिए, ठीक है, या फिर कहिए कि हम, जवाब मैं सबसे लूंगा सर, समय की बहुत कमी है, हम इनके साथ हैं। दूसरा, मैंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, बार बार ये बात हो रही है, वैकल्पिक है, चाहे प्रधानमंत्री तक बोलते हैं, सबने बोला ये तीनों काले कानून जो हैं ये वैकल्पिक हैं। ठीक है, आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर स्टॉक लिमिट हटाना वैकल्पिक है या नहीं? इसमें किसी ने बात छोटा जवाब, चौहान साहब पहले आप एमएसपी पे एक मिनट, जब ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, जजपा के प्रवक्ता ने एमएसपी की बात की, एक मिनट, जजपा के प्रवक्ता ने एमएसपी की बात की, 1975 की क्यों 1100 में पिटी, ठीक है, 900,000 में धान पिटा, 850 की 800 और 600 में 700 में तो मेरा मक्का बिका है, पर्ची है मेरे पास। क्या बात करते हैं 5500 का? एक तो पीड़ित यहीं पे कपास है, 3200 रुपए में कपास पिटा है। अरे एमएसपी कहीं पे नहीं है, 6% कीजिए, सिर्फ 6% सर, 6% पूरे देश में है जहां एमएसपी उस 6 में हरियाणा है, छोटा उस 6 के अंदर हरियाणा है। ये अगर पूरे देश के आंकड़े हैं, पूरे देश के आंकड़े हैं। अरे उस 6 के अंदर हरियाणा है, आप पूरे भारत देश मुझे क्या बात करते हो? मुझे सर छोटी सी प्रतिक्रिया सर, 10 सेकंड सर, चौहान साहब 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ इतना कहना है कि किसान के हित की चिंता बहुत अधिक हमारे विरोधियों को नहीं है, वे सियासत कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं इस तरह के कानूनों की सिफारिश करते हैं, एक सेकंड, वो सिफारिश करते हैं, फिर आंदोलन का समर्थन करते हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर वो ये सब ना करें, ठीक है, तो राजनीति की हांडी किसान के कंधे पे कैसे रखेंगे? किसान को ईंधन बना करके राजनीति की कमी है सर, प्लीज, राजनीति की हांडी चढ़ाई गई है। कमल भाई, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं अपने किसान भाइयों को, 1 नवंबर 1966 को मेरा हरियाणा बना था, हमारा हरियाणा बना था। आज तक के इतिहास में बाजरे की सबसे ज्यादा खरीद इस सरकार ने करी है। ये रिकॉर्ड है, नहीं रिकॉर्ड पर है, ये रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर है। किसान, आप ये बता दें, उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं किसान। आप खरीद की बात करते हो, आप ये बात नहीं करते, हरित क्रांति की आप बात करते हैं, सारी बात हो रही है। अरे जब किसान उत्पादन ज्यादा करेगा, खरीद तो आपको ज्यादा फसलें हमने खरीदनी शुरू की, सबसे ज्यादा पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में मेरे पास समय खत्म हो चुका है, मुझे अब दर्शकों से इजाजत लेनी पड़ेगी। दुष्यंत जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बालमुकुंद जी, दुष्यंत जी, दुष्यंत जी, माफ कीजिए, समय की कमी थी, समय पूरा हो चुका है और दर्शकों से अब विदा लेने का समय है। ये जो बहस है, मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। मैं इनको इन बहस को चौहान साहब
इस बहस को यही विराम देते हैं और ये बहस ऐसे ही चलती रहेगी। किसानों पर हर बार डिबेट होती है, हर बार चर्चा होती है। सत्ता पक्ष दावे करता है, विपक्ष के अपने दावे हैं और इतिहास में चले जाते हैं, लेकिन यहां सिर्फ शोरगुल में उस किसान की आवाज दब जाती है जो किसान आज भी एक समर्थन मूल्य लेने के लिए तरसता है। और ये समर्थन मूल्य सरकार देती है, ये दावा है, विपक्ष कहता है नहीं मिला है। अब ऐसे में अगर किसान की हालत सुधरेगी उस दिन का इंतजार हम भी कर रहे हैं। तब विपक्ष और सत्ता पक्ष कहेगा कि हाँ, किसान का भला हो चुका है। मुझे इजाजत और देखते रहिए आप खबरें अभी तक। नमस्कार।